1500 से लेके लगभग 600 सालों तक शांति बनी रही। 19वीं सदी में यूरोप में एंटी सेमिटिज्म की भावना जोर पकड़ने लगी। इसी से ज़ायोनिज़्म की शुरुआत हुई। ज़ायोनिज़्म मतलब यहूदियों की ये मांग जोर पकड़ने लगी कि हमारे रहने के लिए दुनिया में एक जगह होनी चाहिए। और वो जब 1939 में वहाँ पर एक विद्रोह हुआ जिसमें हज़ारों अरब यहूदी और ब्रिटिश लोग भी मारे गए। चूँकि ब्रिटिश इस बात ये है, इजराइल का जो नक्शा यूएन में पास हुआ अजीब ही ढंग का नक्शा था। यहूदियों की जो आबादी थी उन्हें उसी के हिसाब से एरिया दे दिया जाता तब तो फिर भी ठीक था, लेकिन बाद बड़ा माइग्रेशन हुआ पूरी दुनिया से। 1948 में लगभग 7 लाख लोग इजराइल पहुंचे और 1958 तक उसकी जनसंख्या 20 लाख हो गई थी। अब इस माइग्रेशन से सबसे ज़्यादा चिंता तो गाज़ा की तरफ से होनी थी, जो हुई। और इसी से तनाव हमेशा बना रहता था और गाज़ा की तरफ से छोटे मोटे हमले इजराइल पर होते रहते थे। कभी कभी इजराइल भी जवाब में हमले किया करता था। अब ये जनसंख्या जो बढ़ रही थी उसका टेंशन स्वाभाविक था, हम लोग तो इसे समझ ही सकते हैं। हमारे देश में भी इसी जनसंख्या को आधार बनाकर सांप्रदायिकता फैलाई जाती है। हालांकि हम लोग बहुसंख्यक हैं और वहाँ उस वक्त तक अरब अल्पसंख्यक लगभग हो चुके थे। अब 1956 में फिर एक युद्ध हुआ और ये युद्ध क्यों हुआ ये जानना बहुत दिलचस्प होगा। इसकी कड़ी जुड़ती है 19वीं सदी में लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने के लिए स्वेज नहर का निर्माण हुआ था। इस स्वेज नहर को बनाने में इंग्लैंड और फ्रांस का बहुत बड़ा हाथ था। हालांकि ये नहर इजिप्ट की ज़मीन पर बनी थी। अब ये नहर इसलिए बहुत महत्वपूर्ण थी क्योंकि यही एकमात्र रास्ता था जो एशिया को यूरोप से जोड़ता था। अगर इसके बिना एशिया से यूरोप जाना हो तो पूरा अफ्रीका आपको घूमकर जाना पड़ेगा, जो बहुत लंबा रास्ता था, इसलिए व्यापार के लिए बिल्कुल भी फिजिबल नहीं था। तो सिल्क रूट का ये एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा था स्वेज नहर। स्वेज नहर इजिप्ट की धरती पर बनी थी, इसलिए उसका कंट्रोल इजिप्ट के पास था, लेकिन उस नहर से कोई भी अपने जहाज ले जा सकता था। तो अब 1956 में इजिप्ट में नए राष्ट्रपति का उदय हुआ, अब्दुल नासिर। अब्दुल नासिर बहुत राष्ट्रवादी सोच के आदमी थे और उन्हें यहूदियों से ख़ास तौर पर नफ़रत थी। वो अपना इलाका इजराइल से वापस प्राप्त करना चाहते थे। तो उन्होंने आते ही ये काम किया कि स्वेज नहर को नेशनलाइज कर दिया। नेशनलाइज कर लिया मतलब स्वेज नहर पर अब सिर्फ इजिप्ट का ही कंट्रोल होगा, इजिप्ट का ही अधिकार होगा। इस खबर से इंग्लैंड और फ्रांस तो बौखला ही गए, लेकिन इजराइल की हालत ख़राब हो गई क्योंकि इजराइल का पूरा व्यापार स्वेज नहर और तिरान नहर से होता था, जो इजराइल के नीचे एक छोटा सा हिस्सा था जो लाल सागर की तरफ जाता था। तो स्वेज नहर तो इजिप्ट ने बंद ही कर दी और तिरान पर सऊदी अरब का कब्ज़ा था, जिससे बात करके इजिप्ट ने तिरान नहर को भी बंद करवा दिया। इजराइल पूरी दुनिया से लगभग कट गया। अब सिर्फ उसके पास यूरोप जाने का रास्ता था भूमध्य सागर से होकर। इस पर 1956 में युद्ध छिड़ गया जिसमें इंग्लैंड और फ्रांस ने इजराइल का साथ दिया। अब हुआ ये कि स्वेज नहर से लगा हुआ एक बहुत बड़ा एरिया है जिसे सिनाई पेनिनसुला कहते हैं। उस सिनाई पेनिनसुला पर इजराइल ने कब्ज़ा कर लिया और साथ ही बहुत सारा एरिया था जो जॉर्डन के पास था, उस पर भी उसने कब्ज़ा कर लिया। आखिर 1957 में एक संधि हुई। इस संधि के अनुसार इजराइल को अब स्वेज नहर में नहीं रोका जाएगा और इसके बदले में इजराइल ने सिनाई पेनिनसुला वाला जो एरिया है वो इजिप्ट को वापस दे दिया। संधि ये हुई कि कंट्रोल स्वेज नहर का इजिप्ट के पास रहेगा, लेकिन वो किसी भी देश के जहाज़ को वहाँ से निकलने से रोक नहीं सकता। हाँ, किराया वसूल कर सकता है। इजराइल ने जिस एरिया पे कब्ज़ा कर लिया था उसे यूएन, अमेरिका और रशिया के इंटरवीन करने के बाद ही छोड़ा, वो भी इस शर्त पर कि
उसके जहाज़ों को कभी भी स्वेज नहर में रोका नहीं जाएगा। अब इस पूरे मामले में ब्रिटेन की बड़ी किरकिरी हुई। ब्रिटेन की जो चौधराहट थी पूरी दुनिया में वो ख़त्म हो गई। और चूँकि अब्दुल नासिर ने ये पूरा युद्ध शुरू किया था, पूरा प्लान किया था, और जिस तरह से उन्होंने काम किया था उससे दुनिया में उनकी साख बहुत बढ़ गई। लेकिन अब्दुल नासिर के मन में ये फांस गड़ी रह गई कि वो अपना एरिया, अपनी ज़मीन इज़राइल से छुड़ा नहीं पाए। उनके मन में इज़राइल को सबक सिखाने का ख्याल हमेशा चलता ही रहा, लिहाजा तनाव बढ़ता रहा और लड़ाइयाँ होती रही। और इस तनाव का भी अंजाम आखिरकार वही हुआ, 1967 में एक बार फिर युद्ध छिड़ गया। हुआ ये कि इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया की सेनाएं बॉर्डर पर इकट्ठा होने लगी और इज़राइल को लाल सागर में जाने से रोक दिया गया। इज़राइल को समझ आ गया कि अब युद्ध होना ही होना है और कोई चारा नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इजिप्ट ने और दूसरे देशों ने मिलकर हालात ऐसे पैदा कर दिए कि इज़राइल को हमला करना पड़ा। इजिप्ट के साथ इराक और लेबनान सीधे तौर पर तो नहीं जुड़े थे, लेकिन उनका सहयोग इजिप्ट को ज़रूर प्राप्त था। अब इस युद्ध में पता नहीं कैसे पर इज़राइल ने एक बार फिर इन देशों की सम्मिलित सेना को हरा दिया। आश्चर्य की बात है, और ये आज तक इस पहेली को कोई सुलझा नहीं पाया है कि इज़राइल कैसे इतनी बड़ी बड़ी सेनाओं को हर बार हरा देता है। क्या उसकी इंटेलिजेंस बहुत पावरफुल है या उसका युद्ध करने का तरीका, जो भी हो, लेकिन इज़राइल ने एक बार फिर इतनी बड़ी सेना को हरा दिया। अब इस युद्ध में तो ये हुआ कि लेने के देने पड़ गए। इजिप्ट लेने गया था अपनी ज़मीन और ज़मीन देकर आ गया। अब इज़राइल ने सिनाई पेनिनसुला पर एक बार फिर कब्ज़ा कर लिया, जिसे 1956 में यूएन के इंटरवेंशन पर उसने छोड़ा था। और साथ ही साथ वेस्ट बैंक के उन इलाकों पर भी कब्ज़ा कर लिया जिन पर जॉर्डन का कब्ज़ा था। तो अब आप देखिए कि जो ज़मीन लेने गए थे वो तो मिली नहीं, अपनी और ज़मीन दे आए। अब इस युद्ध में गाज़ा पट्टी के भी अधिकांश भाग पर इज़राइल ने कब्ज़ा कर लिया था। इस युद्ध को इज़राइल में बहुत सम्मान की नज़रों से देखा जाता है। 9 मई को ये युद्ध ख़त्म हुआ था और 9 मई को इज़राइल में विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2023 में जो झगड़ा शुरू हुआ वो भी इस विजय दिवस के समारोह के बाद ही शुरू हुआ था। अब अरब देशों में इस युद्ध के पहले ही 1964 में एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई जिसका नाम था फ़िलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, PLO। इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव यही था हिंसक तरीके से फ़िलिस्तीन की स्थापना करना। हर बार की हार इनमें और गुस्सा भर देती थी। इसी बदले की फिराक में इन्होंने एक बड़ा कांड कर दिया 1972 में। 1972 में जर्मनी में ही ओलंपिक्स हो रहे थे और इज़राइल की टीम, जिसमें 6 कोच और 5 खिलाड़ी थे, वहाँ गई थी। इस PLO ने जर्मनी के कुछ नियो नाजी लोगों के साथ मिलकर इस टीम का अपहरण कर लिया और अगले दिन इन सभी खिलाड़ियों की हत्या कर दी। मामला बहुत गंभीर हो गया। जर्मनी की पुलिस ने हालांकि तुरंत रेड डालकर 5 आतंकवादियों को मार दिया और 3 को गिरफ्तार कर लिया। अब इन 3 पर मुकदमा चलाया जाना था। इज़राइल के लोग चलो इस उम्मीद में थे कि 5 मर गए, इन 3 को भी अगर मौत की सज़ा हो जाती है तो हमें लगेगा कि ठीक है, न्याय हुआ, जस्टिस मिल गया। लेकिन हुआ ये कि PLO ने जर्मनी की एक फ़्लाइट हाईजैक कर ली और उसके यात्रियों के बदले में अपने इन 3 लोगों को छोड़ने की मांग कर ली। जर्मनी बेहद दबाव में आ गया और अपने लोगों को छुड़ाने के लिए उसने इन 3 आतंकवादियों को रिहा कर दिया। इस बात से इज़राइल में गुस्सा फैल गया। अब यहूदी धर्म की एक बात आपको बताता हूँ। यहूदी धर्म में करुणा या माफ़ी जैसी चीज़ें बहुत रेयरली होती हैं। तो उनकी धार्मिक किताब में, ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा है, एन आई फॉर एन आई एंड ए टूथ फॉर ए टूथ। तो बदला वो लेते हैं पूरा। तो इज़राइल ने सोचा कि ठीक है, अगर
हमें इस तरह से जस्टिस नहीं मिलता है तो हम अपनी तरह से जस्टिस लेंगे। तो इज़राइल की इंटेलिजेंस कई वर्षों तक इन लोगों को ढूंढती रही और इस ग्रुप के एक एक सदस्य को ढूंढ ढूंढ कर उन्होंने मारा। और उनका मारने का तरीका ये होता था कि मारने से एक दिन पहले उन लोगों के घर पर बाकायदा मैसेज पहुंचाया जाता था, कंडोलेंसेस का मैसेज पहुंचाया जाता था और मार दिया जाता था। इसीलिए इज़राइल की इंटेलिजेंस को आज भी दुनिया में माना जाता है। तो तनाव बढ़ता जा रहा था, बेइज्जती दुनिया में अलग हो गई थी, ये अपमान कि एक बार फिर अपनी ज़मीन देकर आए हैं। इन्हें लग रहा था कि जिस ज़मीन पर इज़राइल ने कब्ज़ा कर लिया है, कम से कम वो तो उन्हें वापस लेना ही चाहिए। तो इस बार अब चूँकि खुले युद्ध में इज़राइल को हरा नहीं पा रहे थे, तो इजिप्ट और सीरिया ने मिलकर ये प्लान किया कि हम चुपचाप हमला करेंगे और केवल अपने अपने इलाकों को वापस ले लेंगे, बस। अब इजिप्ट ने गाज़ा पट्टी और सिनाई पेनिनसुला पर हमला किया और जॉर्डन ने वेस्ट बैंक के इलाके पर हमला किया। अब इस युद्ध में इन लोगों को सोवियत संघ का खुला समर्थन था और उस वक्त अमेरिका और सोवियत संघ के बीच का शीत युद्ध अपने पीक पर था। तो अमेरिका का समर्थन खुलकर इस बार इज़राइल को मिला। अब 6 दिन तक ये युद्ध चला और एक बार फिर इज़राइल की जीत हुई। इस बार इज़राइल ने और भी ज़्यादा कब्जा कर लिया, बल्कि वो सीरिया की राजधानी दमिश्क तक पहुंच गया और इधर स्वेज नहर के पास तक का एरिया उसने अपने कब्जे में कर लिया। हालांकि कुछ इलाके इजिप्ट और सीरिया को वापस भी मिल गए, लेकिन कुल मिलाकर ज़मीन का फ़ायदा इज़राइल को हुआ और इस युद्ध में साफ का फ़ायदा इजिप्ट को हुआ।